हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य पब्लिकेशन वर्णमाला पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी सभी एग्जाम के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने अच्छे अच्छे फैक्ट और कितने नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही इसके हम वो करवा रहे हैं, इस पर राजपाल सिंह की जो बुक है उस बुक को हम इसमें कंप्लीट करवा रहे हैं। उसके हमारे 17-18 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अगर अभी तक वो भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके राजपाल सिंह की हिंदी बुक के टॉपिक पढ़े हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखिए, राजपाल सिंह की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, और साथ ही ये आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, इन दो बुकों को मैं आपको करवा रहा हूँ जो आगामी किसी भी स्टेट के या किसी भी यूटेट के जो भी एग्ज़ाम है आपके, या अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं, तो उन सभी के लिए हिंदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको हिंदी पूछी जाती है। और देखिए, ये जो दो बुक है ना, आदित्य पब्लिकेशन और राजपाल, ठीक है, ये बुक अगर आप दोनों ने पढ़ ली तो आपको यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, अगर ये दो बुक आप लोगों ने पढ़ ली तो। ठीक है, हमने पहले पार्ट में आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी वर्णमाला देख चुके हैं, अब इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, पहले पार्ट में हमने ये सब कुछ आपको कंप्लीट करवा दिया है काफ़ी अच्छे और काफ़ी डिटेल से। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपने राजपाल सिंह की जो सीरीज चल रही है हमारी वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सीरीज देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अघोष व्यंजन के बारे में। देखिए, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ सौ सौ सौ, देखिए ये आपके अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है, अघोष व्यंजन में आते हैं आपके पहला और दूसरा, ये आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे सघोष व्यंजन के बारे में। इससे पहले हम अघोष व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो सघोष व्यंजन होते हैं आपके, सघोष व्यंजन में आपके तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, यानी कि 345। अब मैं आपको बता दूं 345 होता क्या है। ठीक है, देखिए, क, ख, ग, घ और ण, ठीक है, ये हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी टोटल 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसी तरीके से पौ तक आपके लिखे जाते हैं, और इसी में आपको सघोष अघोष बताने होते हैं पूरे ज्ञ तक के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम पता करेंगे कि इसमें ये सघोष व्यंजन कौन सा है। देखिए, हमने बात करी तीसरा। देखिए, आपका तीसरे में आपका गौ आ गया, दो गौ आपका सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और चौथा घ आपका सघोष व्यंजन के अंतर्गत, और ण जो आपका पांचवा, ये 345 आपके सघोष व्यंजन के अंतर्गत। यानी कि इसके नीचे आपके जो भी वर्ण होंगे ना, देखिए दोस्तों, इसके नीचे ग, घ, ण के अंतर्गत आपके जो भी वर्ण आएंगे हिंदी वर्णमाला के, तो वो आपके सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये आपके सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये आपके ण, ठ, ज, य, र, ल, व आपके यह ह इस क्रम में आते होंगे 345 के। तो ये सभी आपके स्वर सघोष कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण के बारे में बात करेंगे। अल्पप्राण के बारे में प्रथम, तृतीय और पंचम। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको लगे ना कि क्या चीज़ है ये। आपको यहाँ से मैं अगर आपको इसको पढ़ाऊँगा तो आपका एक क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें प्रथम वर्ण बोल पूछा गया है। एक मिनट, तो इसमें यहाँ से प्रथम वर्ण पूछा गया है, तो हम इसमें प्रथम वर्ण की बात करेंगे। तो इसमें प्रथम आ गया आपका क, ये आपका पहले में आ गया, और उसके बाद तीसरा पूछा गया है, तीसरा में हमारा घ आ गया, उसके बाद पांचवा पूछा गया, ण आ गया। ठीक है, ये आपका पांचवा पूछा गया, ण आ गया, यानी कि 135 में। तो इसमें आपका क आ गया और घ आ गया और ण आ गया, ये आपके अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इसमें अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इनके अलावा जो भी इसके नीचे लिखे जाते हैं, और ये भी आपके अल्पप्राण व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य, र, ल, व आपके अल्पप्राण के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं महाप्राण व्यंजन के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करें, इसके लिए मैं फिर दूसरी वीडियो लेके आऊँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाप्राण के बारे में। देखिए, महाप्राण प्रत्येक वर्ग के तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ होते हैं। यानी कि अब इसमें हम बात करेंगे क,
ख, ग, घ और ण। ठीक है, इसमें पूछा गया है द्वितीय और चतुर्थी, यानी कि दूसरा ये हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया आपका दोस्तों? दूसरे में हम बात करेंगे इसकी, तो दूसरे में हो गया आपका दूसरा और चतुर्थ पूछा गया है। दूसरे में आपका क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, इसमें आपको दूसरा पूछा गया है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें आ जाता है आपका दूसरा, आ जाता है ख, और चतुर्थ आ गया आपका घ। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं। तो ये आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 24 हम इसको ऐसे लिखते हैं। फिर हम इसको बोलते हैं 24। ठीक है, 24 इसको हम बोलते हैं फिर 24। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। तो इस तरीके से हम इसको याद करते हैं कि ख के नीचे जो भी आएगा और घ के नीचे जो भी आएगा वो आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनके अलावा आपके ऊष्म व्यंजन भी आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऊष्म व्यंजन आपको पता है सौ, 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 ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम नासिक व्यंजन के बारे में। ण, 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 न, म। ठीक है, अब ये नासिक व्यंजन जो होते हैं आपके, देखिए हमने यहाँ पे जैसे ये लिखे व्यंजन लिखे क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, इस तरह से हमने लिखे। फिर हमने चौ, ठीक है, फिर हमने लिखा छ, ज, फिर लिखा हमने झ, फिर लिखा हमने ण। ठीक है, ये आपके जो लास्ट वर्ण में आते हैं इसके नीचे, तो ये आपके नासिक व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इनको हमारा पंचम वर्ण भी कहा जाता है, नासिक व्यंजन के अंतर्गत भी यहाँ आते हैं। ठीक है, जो आपके ण, छ ये इस तरीके से आते हैं। फिर इसके बाद नौ, म, सौ ये आपके नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कंठ वर्ण के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि कंठ के अंतर्गत आपके ये आ जाते हैं क, ख, ग, घ, ण। यहाँ तक आपको पता है कि ये कंठ के अंतर्गत आ जाते हैं, ये सभी को पता है कि ये कंठ के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा आपका ये अ, आ, अंक और ह ये भी आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपके सभी की नज़रों में रहता है कि ये आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। इन चीज़ों में काफ़ी कम लोगों का ध्यान जाता है। अ, आ, अंक। ठीक है, अह, अंक नहीं अह। ठीक है, ये आ और यहाँ पे ह ये आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम आगे बात करेंगे तालव्य व्यंजन के बारे में। देखिए तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आपके चौ, छ, ज, झ, ण और सौ और य आपके तालव्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए आपको ये भी आपको पता है आराम से कि ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद सौ और य जो आपके ये भी तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, क्योंकि एग्जाम में अब ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है, अब ये चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें से कौन सा तालव्य के अंतर्गत आता है। जैसे सौ और य ये आपके तालव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, इन चीज़ों पर अब ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम मूर्धन्य व्यंजन के बारे में बात करेंगे। मूर्धन्य व्यंजन के अंदर ट, ठ, ण, ढ, य, ण ये। ठीक है, और इसमें आपका सौ जो है आपका ये वाला, तो ये आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दंत के अंतर्गत सौ और य, मूर्धन्य के अंतर्गत ये आता है आपका। ठीक है, और उसी प्रकार आपके यहाँ पे कंठ के अंतर्गत आपका आता है अ, आ और अह और ह ये आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे दंत व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे हम त, थ, द, ध, न ये आपके नॉर्मली दंत के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ व्यंजन की बात करेंगे प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये वाला अगर फ के नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये भी आपके ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और दंतोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आपका देखिए य और व भी आपके दंतोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें नॉर्मली य दिया है, तो य के साथ आपका व भी जो है आपका दंतोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अयोग वहाँ अनुस्वार। ठीक है, विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपके विसर्ग के अंतर्गत आते हैं अंक और अह आपके। अब हम बात करेंगे, देखिए जो ह है आपका, इसको हमारे किन किन नामों से जाना जाता है। तो स्पर्श रहित काकल्य ध्वनियाँ और स्वतंत्र मुखित घोष और ध्वनि ऊष्म ध्वनि, इनको हम हमारा ह को इन सभी नामों से जाना जाता है। ये आप नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे सारणी दी गई है कुछ इस प्रकार से, तो इसमें इन चीज़ों को दिया गया है कि कौन कहाँ आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बात करूँ, ये आपके उच्चारण में उच्चारण स्थान दिया गया है। ये ह्रस्व स्वर दिए गए हैं, दीर्घ स्वर दिए गए हैं और निनुनासिक मौखिक स्वर दिए गए हैं और अनुनासिक स्वर दिए गए हैं। अब मैं इसमें बात करूँ आपके कंठ में आते हैं अ, आ,
अंग अ, ठीक है। ये आपके आपके जो अ आ जो दिए गए हैं ये आपके कंठ में आते हैं। अंक अ ये आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। देखिए इन चीज़ों को अगर आप बोलेंगे ना, आपके गले यानी कि कंठ जो होता है यहाँ पे आपका अलग से ही जोर पड़ता है, ये आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। तालुब भी मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। देखिए तालुब भी जो होता है मुंह के भीतर का पिछला भाग होता है, यानी कि आपके मुंह के भीतर जो होता है उसके छत का पीछे वाला भाग, यानी छत के पीछे, यानी कि आप जहाँ पे लास्ट अपने टंग ऊपर से पहुँचा सकते हैं तो वो ई, देखिए बोल के देखिए आप, ई ई आएगा आपका छत, यानी कि मुंह के जो ऊपर छत है यानी कि उसके लास्ट कोने पे आपकी जीभ लग के इन चीज़ों का उच्चारण होगा। ई ई ई ये आपके तालुब के अंतर्गत आते हैं मुंह के भीतर के, ठीक है। और अब बात करेंगे हम इसमें मूर्धन्य मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ठीक है। कंठ तालुब्य ओष्ठ कंठ के अंतर्गत, ठीक है। री अब देखिए इसको हम बोलेंगे तो हमारे जीभ आगे की ओर जोर पड़ेगा इसमें, री। ए आई, ठीक है, ए आई ओ औ ये आपके उसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इसी प्रकार ये आपके हर्ष स्वर भी यहाँ पे दिए गए हैं, अ ई री और ऊ, ये आपके हर्ष स्वर के अंतर्गत आ गए। और इसी प्रकार दीर्घ स्वर आ ई ए आई ओ औ ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और निर्नासिक के अंतर्गत अ आ ई आपके निर्नासिक के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निर्नासिक के अंतर्गत कौन सा आता है, अ आ ई आपके निर्नासिक के अंतर्गत आते हैं। और अनुनासिक के अंतर्गत अंक अ ई आपके अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। देखिए आप सब लोगों को क्लियर होगा। तो हम आगे चलते हैं। व्यंजनों का उच्चारण व उच्चारण स्थान, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे। देखिए ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उच्चारण स्थान: अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, अघोष अल्पप्राण, अघोष सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राण नासिक, ठीक है। देखिए दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, तो आप इन चीज़ों को आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा रखा है। देखिए कंठ के अंदर क ख ग घ ण ये आपके कंठ में आते हैं। तालुब्य में चौ छ जौ झ झ ण आपके तालुब्य आते हैं। मूर्धन्य टौ ठौ ढौ ढ ण ण ये आपके तालुब्य में मूर्धन्य में आते हैं। दंती में आगे तौ थौ द ध नौ आपके दंती में आते हैं। पौ फौ बौ भौ मौ आपके ये आपके ओष्ठ में आते हैं। और तालुब्य में आते हैं सौ सौ और यौ, ठीक है। तालुब्य में आपके सौ और यौ आते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और वृत्तिश्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए दंत मुड़ा हुआ दंत, ये आपके सौ रौ लौ, यानी कि सरल और जौ और नौ, ठीक है। देखिए जौ और नौ भी आपके, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जौ और नौ ये भी आपके किस में आता है, तो वृत्तिश्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं जौ और नौ। सरल के साथ जौ और नौ भी आपके यहाँ पे आए, सौ और लौ, ठीक है। अब हम बात करते हैं दंतोष्ठ के ऊपर, ठीक है। दंतोष्ठ के बारे में बात करेंगे। सौ जो आपको वो जो आपका दंतोष्ठ के अंतर्गत आते हैं, वो दंतोष्ठ के अंतर्गत आपका वो आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूर्धन्य के भीतर की छत के अगला भाग, ठीक है। आपका सौ जो होता है मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। और स्वतंत्र रहित आपको ह हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सौ आपका स्वतंत्र रहित हो गया। और उत्सिप्त व्यंजन के बाद हम ण और ठौ जो आपके उत्सिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगत ग्रहित ध्वनिया की बात करेंगे। क स्पर्श ख के नीचे हलंत ग ज फ, उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक अनुस्वार और विसर्ग आपके अंक होते हैं, ठीक है। अयोगवाह के अंतर्गत इनको गिना जाता है, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक के अंतर हम बात करेंगे। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, ठीक है। अनुस्वार के उच्चारण में आपका क्या होगा, देखिए नाक से आपकी अधिक सांस निकलेगी और मुंह से कम। जैसे जैसे अंग अंक अंश आदि, इनमें आपके अंग अंश आदि में आपके नाक से अधिक सांस निकलती है और मुंह से कम, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है, ठीक है। अनुस्वार ध्वनि को प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि यह एक ध्वनि व्यंजन है। अब इसमें बात करेंगे हम तत्सम शब्दों के अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठा दंत तंत्र, ठीक है, ये आपके अनुसार आते हैं। अब इसमें बात करेंगे हम अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से मुंह कम सांस निकलती है और मुख से अधिक निकलती है, ठीक है। जैसे आंत
गाँव, चिड़िया आदि, इसमें आपके नाक से बहुत कम सांस निकलती है, यानी कि ना आपक के बराबर आपके नाक से सांसें निकलेंगे, मुंह से आपका सारा जोर यानी कि पेट से होगा। जैसे आद बोलेंगे आप, और गाँव, गाँव, चिड़िया, ये आपके अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। नासिक में और अनुस्वार में आपके ज़्यादा सांसें कहाँ से निकलती है, तो अनुस्वार में आपकी ज़्यादा सांसें नाक से निकलती है और कम सांस आपकी मुंह से निकलती है। ठीक है, ये आपके अनुस्वार हो गए। और अनुनासिक आपके पता है क्या कि ज़्यादा सांस आपके मुंह से निकलेगी और कम सांसें आपके नाक से निकलेगी। अनुनासिक स्वरों पर चंद्रबिंदु लगा होता है। देखिए दोस्तों, इनकी पहचान तो एक ही है कि अनुनासिक जो स्वर होते हैं इन पे आपको चंद्रबिंदु देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इसमें आत, गाँव, चिड़िया आदि, इसमें आपको अनुनासिक हैं, इनकी एक पहचान है। ठीक है, और तत्सम रूपों में चंद्रबिंदु लगता है। देखिए तद्भव जो शब्द होते हैं इनमें भी आपका चंद्रबिंदु लगा होता है। जैसे अंगूठा, दांत, आंत, गाँव, आंगन, सांचा, आँख, अंगन, आंगना। ठीक है, इनमें भी आपको अनुनासिक देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के इतना ही। थैंक यू।